गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सनी रजानी फिर से विजन पॉइंट चैनल पे आपके लिए डिटर्मिनेंट का लेक्चर 3 लेके आज आया हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीख लिया था पहले वो जान लो, फिर बेटा आज का लेक्चर कंटिन्यू जो करना है उसमें हमें क्या क्या सीखना है वो हम आपको बता देते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। ये 2 बातें हमने पहले लेक्चर पे सीखी थी। किसी भी लेवल का डिटर्मिनेंट मतलब किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो भी होता है, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 4x4 हो, उसको विद साइन कैसे ऐड किया जाता है ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज सीखी थी। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने 1-2 क्वेश्चन जो सीखे थे वो बेसिक वाले थे, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि कॉमन कैसे लेते हैं और आपको ऐड कैसे करना होता है, स्प्लिट कैसे करना होता है, ये सारी बातें हमने सीखी थी। उसके बेसिस पे 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए थे। आज आपका लेक्चर मेन लेक्चर है और हमने जाते जाते आपको लास्ट टाइम पे ये बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग वर्ड यूज किया जाता है तो उस विदाउट एक्सपेंडिंग वर्ड का जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है और उसके लिए हमें क्या चीजों को यूज करना चाहिए। मतलब इस बात को बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग वर्ड जो यूज करते हैं उसका मतलब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड डायरेक्टली नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान रखिएगा, हम वर्ड बोल रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो आ जाएं तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो इस वर्ड का मीनिंग है। तो जब भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग वर्ड का आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज वर्ड यूज कर दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा ओपन करने के लिए आपको एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो होना जरूरी है। अगर आपके एक कॉलम या एक रो में 2 जीरो नहीं आते हैं तो आपको वो मार्क्स जीरो में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा चीज को। रेयरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज जो ट्रिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप देखेंगे 95% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और जो रिमेनिंग 5% क्वेश्चन उसके लिए हम अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है ना बेटा? तो पहले वो ट्रिक सीख लीजिए और फिर आज उसको अप्लाई करके देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में वो कैसे अप्लाई की जाती है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। देखिए बेटा, तो पहले ही आज हम आपको सीधे सीधे ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, देन क्वेश्चन पे काम करेंगे। उसके बाद आज का जो अपना दूसरा काम है वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना आपको सिखा देंगे। देखिए बेटा, अब जो ट्रिक हम आपसे बात कर रहे थे कि हमें जो ट्रिक बतानी है वो हम आपको बता दें, वो ट्रिक है क्या। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट में जब भी आपके सामने इस टाइप का फॉर्मेट आपको मिल जाए, या फिर ये आपको मिल जाए, ये 2 फॉर्मेट आपके सामने हमने लिखे हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला। आपने कहा अगर ये हमको मिल जाता है तो हमें क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1-1-1 इजीली मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोशिश करके बनाएंगे, और जब बन जाएगा तो बिना दिमाग लगाए आपको इस वाले स्टेप में ये काम करना है, दैट इज C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। मतलब हमने आपसे भी एक बात बोली कि जब भी हम बोलेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज में हमें यह बात बोलनी है कि आपके पास जो 1-1-1 का कॉलम आया है या रो आई है उसमें हम कैसे 2 जीरो को डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक वे बता दिया है। आप सोचिएगा ही नहीं कि आपको और कोई काम करना है, सीधे इसको फॉलो करिएगा, कभी कोई गलती होगी नहीं। सिमिलरली अगर रो में आ जाए तो यहां पर बेटा R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अगर बेटा ऐसे चलेगा तो आपको ये यूज करना है, ऐसे चलेगा तो आपको ये यूज करना है। और आपने कहा ऐसा करने से फायदा क्या होगा, हमने कहा हमारा जो मेन कंसर्न था वो फुलफिल हो गया। ऐसा करने से जब C2 में C1 को आप माइनस करोगे तो जो भी चेंज होगा डेट इज अकर इन C2 एंड C3, जो भी चेंज होगा डेट इज अकर इन C2 एंड C3। तो C2 में जो चेंज आएगा डेट इज 1 माइनस 1, दिस बिकम 0, दैट इज 1 माइनस 1, दिस बिकम्स 0। सिमिलरली बेटा यहां पर अगर C3 माइनस C1 करोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, 0। फिर आपने कहा अगर हम यहां पर यही काम अप्लाई करते हैं तो दिस इज A, दिस इज P, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां वाले में ये काम अप्लाई करेंगे तो दिस इज B माइनस A, दिस इज Q माइनस P,
यहां वाले में करोगे बेटा C माइनस A, नीचे वाले में करोगे R माइनस P। नीचे क्या आ रहा है हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो चुका है। आपने कहा एक रो में देखो 2 जीरो आ रहे हैं, और जब इसको एक्सपेंड करने की बारी आएगी तो ये और ये कट मारेंगे आप और सीधे उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने किसी क्वेश्चन में 1 1 1 आ गया तो वहां पे तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे इस ट्रिक का यूज करना है। सिमिलरली यही वाली चीज अगर यहां पे देखो बेटा, तो आपने कहा अगर यहां पे देखते हैं तो देखिए ये बन जाएगा R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, दोनों बेटा जीरो हो जाएंगे। आपने कहा इधर अगर देखा जाए देखो बेटा, और रही एक्सपेंशन की बात तो आपने कहा 2 जीरो, ये लीजिए एक्सपेंड, पूरा डिटरमिनेंट का आंसर आपका निकल आया। तो जो ट्रिक आपको ये हमने बताई है, इस ट्रिक में ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन में 1 1 1 आ गया तो 1 1 1 आने के बाद आपको सोचना नहीं है, आपको इस ट्रिक का यूज करना है, और इस ट्रिक का यूज करने से आपका जो आंसर होगा वो तुरंत 1 स्टेप या 2 स्टेप में निकल के आ जाएगा। अब आपने कहा क्या जरूरी है हमें हर क्वेश्चन में इजीली 1 1 1 दिख ही जाए या दिया ही हो ना? ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हमें अब मेन कंसर्न इसी बात पे है हमारा कि अगर हमें क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा तो हम इस चीज को कैसे बना सकते हैं। कुछ ट्रिक्स और भी हैं जो हम क्वेश्चन के साथ ही आपको सिखाएंगे कि उन क्वेश्चंस में अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट में लोगों को दिक्कत यही आती है कि समझ में सब कुछ आता है, प्रॉपर्टीज सारी समझ में आती है, मगर जो मेन प्रॉब्लम है बेटा वो आपकी होती है कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक हमने आपके सामने बता दी कि कैसे चीज का यूज करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे पहले इस ट्रिक का एप्लीकेशन सीख लीजिए, फिर जो और क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उसमें इन चीजों का यूज कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं बेटा। देखो बेटा, आपने कहा कि अब जो क्वेश्चंस की बात है कि क्वेश्चंस में कैसे यूज किया जाता है। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम होता है कि अगर आपको क्वेश्चन देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आंसर को चीट करिए। मेरी बात को ध्यान से समझना कि हम कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं और कैसे उस चीज को अप्लाई करेंगे। आपने कहा अगर आपने क्वेश्चन देखा और आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले आंसर को देखिए। हो सकता है कुछ ना कुछ आंसर से आपको स्ट्राइक कर जाए कि हमारा काम ऐसे हो सकता है। तो आपने कहा ठीक है, हमने क्वेश्चन देखा, हमें पहली नजर में तो कुछ नहीं समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने देखा आंसर को, आंसर ने कहा 2 टाइम्स AB + B + C चाहिए। आपने कहा हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपने कहा हम अगर यहां पर C1 टेंस टू C1 + C2 + C3 कर दे, C1 टेंस टू C1 + C2 + C3 कर दें तो आपके पास जो 2 टाइम्स A + B + C का टर्म है वो आ जाएगा, और दूसरी चीज 1 1 1 मिलेगा, तो आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो आपने कहा चलिए करके देखते हैं। अगर ये चीज हम यहां अप्लाई करते हैं तो आपने कहा देखिए भाई, जब C1 C2 C3 को ऐड किया जाएगा तो यहां पे आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स A + B + C। सिमिलरली यहां पर भी बेटा, सिमिलरली यहां पर भी ठीक। अब देखो जो बात हमने आपसे बोली थी कि जब क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आया तो थोड़ा सा आंसर को देख के समझना हो। देखो इतनी कहानी से अगर तुम सही वर्ड्स में मेरी बात पकड़े हो तो तुम पूरा क्वेश्चन सेट कर चुके हो, क्योंकि अब जो इसके बाद बनेगा वो तो सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होना नहीं है। जैसे लिखा है बेटा वैसे ही लिख दो। अब आप खुद बताओ बेटा, इसमें से ये वर्ड कॉमन लिया जा सकता है? 2 टाइम्स A + B + C कॉमन लेंगे, और अगर हम कॉमन लेंगे ये बना बेटा। और आप खुद सोच के देखो, जहां तुम्हारे पास ये पैटर्न आया आपने कहा हमारा दिमाग लगाना बंद, अब तो हमारे पास ट्रिक है जो आपने हमको बताई है, क्योंकि ये एक कॉलम में 3 1 1 1 आ गए हैं तो बिना सोचे समझे R2 टेंस टू
आपने कहा R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। आपने कहा ये चीज इसमें अप्लाई करने के बाद हम यहां लिख रहे हैं बेटा। आपने कहा देखिए बेटा जब इसमें अप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 1 0 0 और ये पहले से बाहर है बेटा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हमने वहां पे नहीं लिखा है, मगर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो इसका जो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी है वो इसके बाहर है। जब आपने कहा इसको इससे माइनस करेंगे, देखो बेटा जब a प्लस बी में से c प्लस ए को माइनस करेंगे तो आपने कहा यहां पे आ जाएगा b माइनस सी, ए और ए कट जाएगा b माइनस सी। नीचे आओ बेटा, यहां से c और c कट जाएगा b माइनस ए। सिमिलरली बेटा यहां पे देखिए आपने कहा a प्लस बी को अगर से माइनस किया जाएगा b प्लस सी से तो आपने कहा b भी कट जाएगा, दिस इज c माइनस ए। सिमिलरली बेटा नीचे वाले में a कट जाएगा c माइनस बी। ठीक, आपने कहा 2 0 आ चुके हैं, बाहर 2a प्लस बी प्लस सी आ चुका है। आपने कहा काम खत्म, ये मारा ये मारा, इसका इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगाया। ऑलरेडी अपने पास ऑलरेडी जो पहले से बाहर है बेटा वो है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और अंदर जब इसको एक्सपेंड करोगे बेटा तो b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो, आपके सामने आपका आंसर तैयार है। ठीक, बात समझ में आई बेटा आप लोग को? मतलब क्वेश्चंस में इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, बस आपको ये बात सीखनी है। मतलब क्वेश्चन आपके सामने आया, तुरंत दिमाग चला कि सर 1 1 1 कैसे लाया जाए, पहली सोचिए, क्योंकि अगर 1 1 आ गया तो पूरी सेटिंग हम बना लेंगे। तो उस 1 1 1 को लाने के लिए आपको क्वेश्चन को सोचना है। आपने क्वेश्चन को देखा, समझ में नहीं आया तो फिर आपने आंसर पे गए, आपने कहा कुछ ऐसा जो हमको हिंट कर दे कि हम क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा वो चीज थी कि इन तीनों को आपने ऐड किया तो ये टर्म जो आपका पहला वाला आ रहा था वो आपको मिल गया। जैसे ही ये टर्म आपको मिला आपने कहा इसको सिंप्लीफाई किया, आपने आंसर बनाया, आपका आंसर तैयार हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको एक ही पैटर्न पे लेके चलेंगे, हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक नहीं बताएंगे। जहां पे ट्रिक चेंज होगी वहां हम आपको बता देंगे। पहली कोशिश हमारी यही है कि जब हमारे पास इस टाइप का टर्म आएगा तो कैसे इस क्वेश्चन की सेटिंग करनी है। देखो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन, आपने कहा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आपने आंसर्स को देखा कि कुछ तो आए। जैसे क्वेश्चन देख रहे तो आपने कहा ना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंसर को देखा तो आपने कहा कुछ हिंट मिली। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तो कुछ हिंट मिली। आपने कहा क्या हिंट मिली? आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो टर्म आ रहा है वो कहीं हमारी सेटिंग बना सकता है। आपने कहा चलो स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड किया जा सकता है। सबसे पहला काम आपने कहा होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। आपने कहा अगर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, आप देखिए इस स्टेप के बाद आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ये हमने बेटा इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब आप खुद इस चीज को समझिए कि जो हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है और जो हमें आंसर चाहिए उसमें कहीं ना कहीं मैचिंग हो रही है। अगर ये 2BC ना होता और C2 और C3 को ऐड कर दिया जाता तो अपना आंसर हमको दिखने लगता। तो आपने कहा कैसे इस चीज तक पहुंचे, तो आपने कहा देखो यहां पर BC आ रहा है, यहां पर 2BC है, तो अगर C3 वाले कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस कर दिया जाए तो 2BC आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने कहा इस चीज का यूज करते हुए हमने कहा पहले हमको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है कि ये काम हम कैसे करेंगे, एक चीज। दूसरा आपने कहा नहीं, आपने हमको स्प्लिट सिखाया था, आप स्प्लिट से करिए तब भी आपका काम हो जाएगा। स्प्लिट से क्वेश्चन और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि स्प्लिट में आप चीजों को कैसे देखेंगे। तो हम वैरायटी ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं जिससे आपको हर जगह समझ में आए। ऐसा ना हो कि हमने जो बोल दिया बस आपको वही करना है। आपने कहा अल्टीमेट एम है हमारा 1 1 1, वहां तक पहुंचने के लिए बीच में जितने रास्ते मिलेंगे हम बताएंगे सब आपको, जो उसमें सबसे कंफर्टेबल होगा वो हम बोर्ड पे कर दिया करेंगे। हम डिस्कस आपके सामने सारे लेक्चर सारे वो कर देंगे कितने प्रोसेस हैं इस चीज को देखने के। तो आपने कहा C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2C3। आपने कहा हमें फायदा समझ में आ रहा है कि अगर इसका 2 टाइम्स लेकर इससे माइनस किया जाएगा तो 2BC 2BC 2AC 2AC और 2AB 2AB आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी
वो बेटा हमारी ये बन जाएगी। अब आप देखो इस चीज को कि जो हमारी डिटर्मिनेंट बनी है उस डिटर्मिनेंट में अब आंसर हमारा वेरीफाई होना शुरू हो गया कि हमें काफी हद तक समझ में आ रहा है कि कैसे इस आंसर को हम यूज करेंगे। तो आपने कहा अब जो हमारे पास सामने एक्सप्रेशन बना है उसमें अगर हम आपसे बोलें C1 टेंस टू C1 प्लस C2, ये थर्ड स्टेप है बेटा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आपने कहा बेटा C1 टेंस टू C1 प्लस C2, तो हम C1 और C2 को अगर ऐड कर दें तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट यहां पे बनेगी बेटा वो आ जाएगी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये बेटा इधर आ गई। जो भी चेंज होगा वो C1 में होगा, C2 और C3 वैसे के वैसे ही रहेंगे। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, BC CA AB। देखो बेटा जैसे ही आप यहां तक पहुंचे आपको बात समझ में आ चुकी है कि अब क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया है। मीनिंग अगर हम देखें तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का टर्म तीनों में है, और अगर तीनों में है तो कॉमन, और अगर कॉमन है तो आपने कहा कॉमन लेने के बाद 1 1 1 और 1 1 1, तो आपने कहा हमारी सेटिंग आगे की पूरी तैयार हो जाएगी। तो प्रोसीड करते हैं बेटा आगे का क्वेश्चन। आपने कहा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये टर्म हमने कॉमन लिया। यहां पे है आपका बेटा A स्क्वायर, यहां पे है B स्क्वायर और यहां पे है C स्क्वायर। यहां पे था बेटा BC, यहाँ पे था CA और यहाँ पे था AB। एक बार आप चेक भी कर लीजिए बेटा अपने क्वेश्चन को कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। आपने कहा इसको हमने कॉमन लिया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB, ये दोनों ऐसा सच रह जाएंगे और ये चीज निकल के बाहर आ जाएगी, तो इसके प्लेस पे बेटा 1 1 1 हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे बेटा मेंशन की हुई है। तो आपने कहा अब उसके बाद तो आपने कहा अब तो क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया। इसके बाद तो अपने पास सीधा सीधा रूल है R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। आपने कहा क्योंकि हमारे पास दो आ चुके हैं तो इसलिए यहां पर आपने कहा क्योंकि हमारे पास दो आ चुके हैं तो इसलिए हमारे पास रो में R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 का हम यूज कर लेंगे। तो आपने कहा अगर इसका हम यूज करते हैं तो अपने पास ऑलरेडी बाहर है और यहां पे आ जाएगा 1 0 0 बेटा, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। यहां आ जाएगा बेटा A स्क्वायर, यहां आ जाएगा BC, नीचे वाला आ जाएगा बेटा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बेटा CA माइनस BC, नीचे आ जाएगा बेटा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और यहां आ जाएगा AB माइनस BC। अब आप खुद देखिए कि 2 जीरो तो तैयार हो गए, मगर अभी भी आंसर को सेट करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको एनालाइज करिए तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे B माइनस A B प्लस A, और अगर इसमें से आप C कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा A माइनस B। तो आप देखिए A माइनस B का टर्म पूरी क्वेश्चन में कॉमन हो सकता है। सिमिलरली नीचे देखो बेटा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे C माइनस A C प्लस A। आपने कहा B कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा A माइनस C, तो आपने कहा C माइनस A पूरे में कॉमन हो सकता है। तो ऐसा करने के बाद क्वेश्चन और अपने आंसर के पास में आ जाएगा। कैसे उसको हमें अचीव करना है, तो आपने कहा पहले से बाहर था यहां पे बेटा आपने इसके फैक्टर किए B माइनस A B प्लस A और आपने कहा A माइनस B कॉमन लिया। ध्यान से समझिएगा, फैक्टर किए हैं B माइनस A B प्लस A और आपने कॉमन लिया है A माइनस B। तो आपने कहा यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा आपने कहा फैक्टर किए B माइनस A B प्लस A माइनस B पूरे में कॉमन, तो यहां पे आया माइनस टाइम्स A प्लस B। बेटा आप B माइनस A था, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस टाइम्स A प्लस B। यहां पे बेटा आपने कहा यहां हमारे पास बचा C। सिमिलरली नीचे देखो बेटा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C माइनस A C प्लस A। आपने कहा हमने कॉमन लिया C माइनस A, तो आपने कहा C माइनस A कॉमन लिया तो अंदर बच गया C प्लस A।
यहां पे बेटा अगर आप b कॉमन लोगे तो यहां आएगा a माइनस सी, क्योंकि आपने c माइनस ए कॉमन लिया तो इसलिए यहां पे बचेगा बेटा माइनस b। और बाहर कौन कौन आ गया बेटा, एक बार आ गया c माइनस ए और एक बार आ गया a माइनस बी, a माइनस बी। अब आपने कहा अब क्वेश्चन हमारा आसान हो चुका है, बस आपको सिंपली एक काम करना है बेटा, ये काटो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और आप चेक करके देखो पूरा आंसर आपका निकल के आ चुका है। तो ये लास्ट स्टेप हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने आंसर को वेरीफाई करा लीजिएगा। तो जो मेन कंसेप्ट था, अगर आप क्वेश्चन को आप एनालाइज करिए शायद हमारे मेथड से, तो आपको बात समझ में आ रही है कि हमारी सेटिंग जो मेन है वो 1111 की है। जैसे ही हम वहां तक पहुंचते हैं तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप सेट होना शुरू हो जाता है, हमें उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा पर्पस अभी सिर्फ इतना सा है कि हम कितनी जल्दी आपको उस जगह तक पहुंचा पाते हैं कि आप चीजों में 111 देखना शुरू कर दें, क्योंकि 111 मिल गया तो 2 जीरो बना के हम एक्सपेंड कर ही सकते हैं। चलिए बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो अब ऑब्वियस ही बात है, तुमने जितने भी ट्रिक्स पढ़ी थी वो जीरो के लिए पढ़ी थी। तो अगर तुम्हारे सामने कहीं कोई क्वेश्चन आता है जीरो से रिलेटेड, तो आपने कहा सबसे पहला दिमाग यही चलता है कि कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट तो नहीं यूज हो रही है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया बेटा, हमको प्रूफ करना है इसमें कि इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो जीरो आनी चाहिए। तो आपने कहा हमने जितनी प्रॉपर्टी यूज की है उसके बेसिस पे इनका यूज कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बेटा हमने लिया C1 टेंस टू, आप सोच के देखिए एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, मतलब C1 C2 C3 तीनों को ऐड किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आप अगर देखिए ध्यान से, ऐसा करने से बेटा इन तीनों को ऐड करने से ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। आगे ये बना बेटा, और आपने कहा एज वी नो इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, हेंस द वैल्यू इज जीरो, दैट्स इट। मतलब जरूरी नहीं क्वेश्चन उतना ही टफ हो हमेशा जितना आपको लगता है कि अरे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान भी हो, तो अगर क्वेश्चन आसान होता है तो आप बेटा आसान से तरीके से सॉल्व कर सकते हो उस चीज को। तो आपने कहा हमको दिख गया ये चीज, हमने तुरंत देख के सीधे इसका आंसर निकाल दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपने कहा जैसे हर एक वर्ड का मतलब होता है बेटा, यहां पर पहली चीज देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, यहां पे एक वर्ड बोला है। होगा क्या बेटा, देखो एक बात तुम्हें बताएं कि हम आंसर निकालने को तो निकाल ही देंगे, आंसर निकालना इशू नहीं है, मगर इस चीज का यूज करना बहुत बड़ा इशू है। इस क्वेश्चन में लोग सॉल्विंग कर देते हैं बट इंटरप्रिटेट नहीं करते हैं कि इस चीज का यूज क्या था। आंसर आ गया बस ऐसा है आंसर हो गया आपका, बट इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आखिरी वर्डिंग, तो मेरी ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपने क्या सोचा और कैसे किया इस चीज को। तो हम शुरुआत करते हैं पहले इस क्वेश्चन की। तो आपने कहा पहली चीज तो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ रही है कि ये 111 जो है स्प्लिट कर दिया जाए तो क्वेश्चन काफी आसान हो सकता है। तो आपने कहा फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट फर्स्ट कॉमन, स्प्लिट C1। तो आपने कहा जब स्प्लिट C1 हमने किया तो एक तो बेटा ये हो गया, बिकॉज वी नो डेट आफ्टर स्प्लिटिंग ओनली वन कॉलम इज चेंज, मतलब C1 इज ओनली चेंज, बाकी रिमेन सेम रहेगा बेटा। देखो बेटा हमने स्प्लिट किया, अब आपने कहा आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने कहा हमको तो पहले ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट में x कॉमन है फर्स्ट रो से, सेकंड वाली डिटर्मिनेंट में y कॉमन है सेकंड रो से, और z कॉमन है थर्ड रो से। तो हम पहली रो से x को कॉमन ले लेते हैं, दूसरे से y को कॉमन ले लेते हैं और तीसरे से z को कॉमन ले लेते हैं। तो आपने कहा जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगी ये है बेटा।
हमने जब इसको कॉमन लिया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनी वो ये बनी। आपने कहा इधर वाली को ध्यान से देखो। अच्छा, अब इसमें थोड़ा समझ भी लो बेटा चीजों को। अगर हम इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी खेलें, एक्चुअली में हमारा मेन मोटिव क्या है तुम्हें हम बता दे रहे हैं, हम इन दो डिटर्मिनेंट को सेम शो कर देंगे कि मतलब दोनों एक ही हैं तो पूरे में कॉमन हो जाएगी। तो आपने कहा अगर हम इसको सेम तरीके से सिंप्लीफाई करें, मतलब इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रो खेलें या कॉलम खेलें, तो आपने कहा सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से बोला तुम थर्ड कॉलम पे चले जाओ, थर्ड वाले से बोला तुम सेकंड पे आ जाओ। एक्चुअली में देखो बेटा है क्या लॉजिक, आपको इसके जैसा बनाना है। तो आपने कहा इसको जैसा बनाना है तो आपने कहा सबसे पहला काम हम C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 से, C1 इंटरचेंज C2। तो आपने कहा हमने सीखा था अगर एक कॉलम को एक कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन निकल के आता है। तो अगर C1 को इंटरचेंज करते हैं C2 से तो C1 को इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन निकल के आएगा, उससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा पहले प्लेस पे आ जाएगा, ये पहले प्लेस पे, और 1 1 1 जो है बेटा वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। ये एक चेंज हुआ जिसके कारण बीच में क्या आ जाएगा माइनस। हमने कहा नहीं एक चेंज और कर लेते हैं एट द सेम टाइम, C2 को C3 से भी चेंज कर देते हैं। रीजन आपको क्लियर है, 1 1 1 आखिरी में आ रहा, तो ये हमारी सोच थी। एक इंटरचेंज किया माइनस साइन आया, एक और इंटरचेंज किया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें साइन में कोई चेंजिंग नहीं। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा सॉरी, आपने कहा हमने इसको इंटरचेंज करके ऐसा बना लिया। आपने कहा फायदा, हमने कहा फायदा आपके सामने है। आप देखो ये दो डिटर्मिनेंट सेम हो गई, दो डिटर्मिनेंट सेम होने से ये पूरे में कॉमन हो जाएगी। आपने कहा अगर पूरे में कॉमन हो जाएगी तो आपने कहा इसके बाद जो हमारे पास कॉमन में आएगा वो एक्स वाई जेड प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज ये पूरे में कॉमन, यहां पर एक्स वाई जेड और इसके प्लेस पे 1 बच जाएगा। यानी कि अगर हम आपसे कहें एक्स वाई जेड प्लस 1, ये चीज बेटा हमारी बाहर आ गई और अंदर और आप देखिए आप अपने मोटिव तक पहुंच चुके हैं। आपने कहा 1 1 1 दिख गया तो आपने कहा सोचना ही नहीं है, अब तो सीधे आइए R2 टेंस टू और इतना काम करने के बाद कॉमन लेने के बाद ये आपका काम है कि अब जो वर्किंग है आगे की हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी करा चुके हैं, तो आप सेल्फ ट्राई करके देखिएगा और जो आंसर आपके पास आएगा डेट इज ये आ जाएगा बेटा। ठीक, अब ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आप देखो तो डेट शुड बी इक्वल टू 0 हमें गिवन था, यानी डेट शुड बी इक्वल टू 0। अब आपको मेरी बात का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। व्हाई वी आर सेइंग कि ऑल एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। अगर एक्स वाई जेड आपस में इक्वल नहीं है तो जो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के टर्म्स हैं वो कभी 0 नहीं हो सकते। मतलब अगर ये पूरी चीज 0 है तो ये पूरी चीज 0 सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब सिर्फ और सिर्फ ये टर्म 0 हो, बाकी कोई टर्म 0 ना हो, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन में आपको गिवन किया गया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, वो 0 इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज x जो x वाई जेड है वो आपस में सेम नहीं है। तो आपने कहा ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो जो 0 हो सकता है वो ये है, और अगर ये 0 है तो यहां से बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस। तो आप अगर देखो तो आपको यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में इस बात का ध्यान रखना बेटा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया आप खुश हो गए। आपको हर लाइन का इंटरप्रिटेशन देना जरूरी होता है। मतलब आपको वो चीज अगर प्रूफ करनी है तो उसके अलावा जो क्वेश्चंस के लॉजिक में आपके टर्म्स आए हैं वो क्यों नहीं हो सकते ये आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जब आप इस चीज को आंसर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा इस बात को कि y x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन x डज नॉट इक्वल टू y। इफ x डज नॉट इक्वल टू y दैट मींस x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। That means it does not equal to 0, it does not equal to 0, it does not equal to 0. That means it should be equal to 0. That's why xy plus xyz plus 1 equal to 0, यानी xyz is equal to -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो इस तरह से आपको डील करना है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप की कोई भी वैरायटी के क्वेश्चन की आपके सामने आएगी तो आप ऐसे ही डील करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन पे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसको माना जाता है। हम आपको इसमें एक चीज क्लियर कर दें, देखो बेटा हमने आपसे भी एक बात बोली कि
जिस क्वेश्चन में प्रूविंग करनी होती है किसी टर्म्स की, वहां पे तो आप 2 जीरो आपको बनाने पड़ते हैं, मगर अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वो ऑलरेडी जीरो के इक्वल है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि डेट शुड बी इक्वल टू जीरो, तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, वहां पे 2 जीरो बनाएंगे नहीं भी तब भी काम चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो के इक्वल आपको दे रखा है। प्रूविंग सेक्शन में वर्ड लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो वहां पे आपको 2 जीरो बनाना कंपल्शन होता है। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो बेटा आपको वो बात करना आना चाहिए। अब जैसे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने कहा a डज नॉट इक्वल टू p, b डज नॉट इक्वल टू q, c डज नॉट इक्वल टू r, ये हमको दिया हुआ है। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक भी है, अगर ये ना देता तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तो आंसर इन्फिनिटी चला जाता, तो इसलिए ये देना कंपल्शन था। तो आपको क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। अब आपने कहा कि आपको आंसर में जो जो टर्म चाहिए वो आपको क्वेश्चन में दिखने चाहिए। आपने कहा आंसर में p माइनस है, q माइनस बी, r माइनस सी हमको दिख रहा है, तो हमको आंसर में क्वेश्चन में दिखाओ। जब आप दिखाओगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर ही सकते हैं, और ये टर्म अगर हमको चाहिए तो हम इन क्वेश्चन को लेते हुए एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे R2 टेंड्स टू and R3 टेंड्स टू, तो आपने कहा ऐसा करने से हमें वो जो टर्म चाहिए हैं वो दिख रहे हैं कि ऐसा हमें फायदा मिल रहा है। तो आपने कहा देखिए भाई, P B C A माइनस P Q माइनस B जीरो, A माइनस P जीरो, R माइनस C दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। आपने कहा ये हमने सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, हमें फायदा अब ये है कि जो हमें आंसर में चाहिए वो टर्म हमें क्वेश्चन में दिखना शुरू हो गए हैं। दैट्स व्हाई दे वर थिंकिंग दिस स्टेप की हमें क्वेश्चन में जो टर्म चाहिए होते हैं वो हमें दिखेंगे तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ एक्सपेंड, डायरेक्टली एक्सपेंड बिकॉज इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू जीरो, यू कैन डायरेक्टली एक्सपेंड इट। तो आपने कहा p टाइम्स q माइनस b r माइनस c, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज माइनस बी, कट कट, आपने कहा इसका इसमें इसका इसमें, तो ये आ जाएगा a माइनस पी r माइनस सी, फिर प्लस c टाइम्स कट कट, इसका इसमें बेटा, इसको करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये माइनस टाइम्स आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमें जो आंसर चाहिए उसमें डिनोमिनेटर आ रहा है p माइनस ए, q माइनस बी, r माइनस सी। आपने कहा हमारे पास तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आपने कहा डिनोमिनेटर लाना है, तो आप एक काम करो, p माइनस ए, q माइनस बी और r माइनस सी, इससे हर टर्म को डिवाइड कर दो। डिवाइड, डिवाइड, आपने कहा इसको डिवाइड करने से हमें फायदा ये हुआ। अब देखो बेटा, क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया, दिस 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 दिस, तो यहां बचा p अपॉन p माइनस ए, पहला टर्म। इधर आओ बेटा, यहां पर r माइनस सी तो कट गया, मगर प्रॉब्लम ये है बेटा, यहां पर a माइनस पी है और यहां पे p माइनस ए है, तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपने कहा प्लस b अपॉन q माइनस बी। आपने कहा यहां आइए, आपने कहा देखो ये माइनस है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और कट क्या कह रहा है, तो आपने कहा ये कटा, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी अब शुरू होती है,
एक्चुअली में हमको जो लाना था बेटा उसमें ऊपर Q और R था, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने कहा आप जो हमारे पास आ चुका है उस चीज को हम अपने आंसर तक कैसे लेके जाए, इस चीज को हमें सीखना है। तो यहां पे बेटा हम कर दे रहे क्वेश्चन को सॉल्व, एक लाइन का ये आपने कहा P अपॉन P माइनस ए, ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें हमको, प्लस B अपॉन Q माइनस बी प्लस C अपॉन R माइनस सी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। हमारा कहना है हमें जो चाहिए वो Q और R चाहिए ऊपर, जबकि हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो B और C दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चन में Q और R दे रखा है, हमारे पास B और C आ रहा है। तो हम इस चीज तक कैसे पहुंचे, तो हमने इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, 1 हमने यहां ऐड किया, 1 हमने यहां ऐड किया और 2 हमने यहां ऐड किया। अब आपने कहा आपको कैसे पता लगा कि ऐसा करने से आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में बेटा आप सोच के देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो B और B कैंसिल आउट होकर Q ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप इस टर्म को और इस टर्म को एलसीएम लेके एक्सपेंड करो, तो आपने कहा पहला तो टर्म सेट है ऑलरेडी, इसमें ऐड किया B और B कटा, तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी बेटा वो टर्म हमारा आ चुका है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो जो टर्म हमें डिफाइन करना था इस क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू जो निकल के आई वो हमारी 2 वैल्यू निकल के आई। तो दैट द गुड क्वेश्चन ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन करके डिटर्मिनेंट के बहुत खुश होने की जरूरत नहीं होती है कि आपने अरे इजी क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगाई सीधे आंसर आ गया। बट अगर अच्छा क्वेश्चन करते हो और उसको सोच पाते हो, जैसे लास्ट स्टेप सोचना, जब तक आपने एक बार किया नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो बेटर वे हम शुरू से ही अच्छे क्वेश्चन को लेके चलें, ताकि जो प्रॉब्लम है हमारी बेटा वो रिजॉल्व होती चले। तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को बेटा, और अच्छी कैटेगरी पे लेके आते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे ये सब क्वेश्चन आए, अब इन सब में क्या है बेटा, देखो तुम्हें डिटर्मिनेंट चाहे जितनी आती हो, तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चीजों को लेकर तो तुम क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 डिजिट नंबर, इसने एक वर्ड बोला A28, ये एक 3 डिजिट नंबर है। आपने कहा 3 डिजिट नंबर, हमने कहा जैसे 123, अगर हम आपको अलग से समझाएं 123 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, आप देखिए बचपन में आपको सिखाया गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर आप किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप इस तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर A28 एक 3 डिजिट नंबर है और आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आपने कहा यू कैन राइट 100A 10 into 2 1 into 8, similarly 3B9 100 into 3 10 into B 1 into 9। थर्ड वाला बेटा 6 to C 100 into 6 10 into 2 1 into C। आपने कहा इन चीजों को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक फिक्स नंबर K से डिविजिबल है, मतलब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों ही K से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर K से डिविजिबल है तो इट शुड बी नेसेसरी इट इज अ मल्टीपल ऑफ K। अगर जैसे बेटा हम आपसे बोले 4 से डिविजिबल नंबर, तो 4 से डिविजिबल नंबर जो भी होगा उसको 4 का मल्टीपल होना जरूरी है। लाइक 4, 8, 12, 16, 20 जितने भी नंबर हैं दे ऑल आर डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम आपसे कहें कि हम अपने कंसाइज वे में इसको हम बोल दें लैम्डा के, इसको हम बोल दें म्यू के, और इसको हम बोल दें डेल्टा के, बिकॉज दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ K, क्योंकि K से डिविजिबल है बेटा। तो हमने कहा जब हमारे सामने ये टर्म आएगा तो हम ये ना लिखकर ये लिख देंगे, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब यही है। अब आपने कहा स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को, ये लेके आओ। तो एक्चुअली में इतनी थीम बनाने के पीछे रीजन ये था कि जब आपको हमने ये चीज दिखा दी तो आपको क्वेश्चन भी दिखना शुरू हो गया। आपने कहा 100A, उसके बाद 10B और 1C। आपने कहा क्वेश्चन को देखो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। अगर हम आपसे कहें इस क्वेश्चन में C1 टेंस टू 100 C1, मतलब आपने सॉरी
आपने कहा हमको ये टर्म बनाना है A28, तो यानी R1 टेंस टू 100R1 प्लस 10R3 प्लस R2। आप सोच के देखिए 100A 10 इंटू 2 1 इंटू 8, तो जैसा जैसा उसने बोला था हमने वैसा अरेंज किया, सारी सेटिंग अपने आप बनेगी। आप देखिए आपने कहा ऐसा करने से जो भी चेंज होगा वो R1 में होगा। तो आपने कहा अगर हम इस क्वेश्चन में चेंज दिखाएं आपको अगर, तो आप खुद देखिए 100R1 प्लस 10R3 प्लस R2, तो 100A प्लस 20 प्लस 8, और इन चीजों को मिलाकर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा A28। तो आपने कहा ये वाले एक्सप्रेशन जो बनेगा वो A28 बन जाएगा। जरा इसमें आओ बेटा, आपने कहा अगर हम कॉलम 2 को देखें तो 100 इंटू 3 10 इंटू बी एंड 1 इंटू 9, आपने कहा इस एक्सप्रेशन में ये काम करेंगे तो जो ये वैल्यू बनेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 3B9। सिमिलरली बेटा लास्ट वाले को चेक करोगे तो ये बनेगा 62C। बाकी बेटा रिमेन सेम। आपने कहा उसके बाद अभी हमने इसको बोला था कि लैम्डा के, म्यू के, डेल्टा के, तो आपने कहा हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे लैम्डा के, म्यू के एंड डेल्टा के। बाकी बेटा रिमेन सेम। के पूरे में कॉमन हो जाएगा बेटा आपका, तो आपने कहा के पूरे में कॉमन हो गया अगर, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था कि दिस डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय के, तो आपने कहा के अगर पूरे में बाहर आ गया है दैट मींस इट शुड बी नेसेसरी इट इज डिविजिबल बाय के। तो आपने कहा ये पूरा पूरा नंबर जो होगा वो के से डिविजिबल था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तो पूरे क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो डिटर्मिनेंट से ज्यादा, डिटर्मिनेंट तो बेटा इसमें एक लाइन का गेम था, डिटर्मिनेंट से ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म का कंसेप्ट है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में इस चीज को कैसे डील किया जाता है। तो हमारा मेन कंसर्न ये था कि इस क्वेश्चन में अगर डिटर्मिनेंट आपको डील करनी है तो उसके लिए उससे पहले आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आनी चाहिए थी कि 3 डिजिट नंबर का यूज कैसे किया गया है। तो वो 3 डिजिट नंबर यूज करके हमने अपने आंसर को डिफाइन कर दिया। अब आपने कहा जैसे ये क्वेश्चन आपको हमने दिया है, आपने कहा फिर वही चीज कि अगर कोई भी टेढ़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हमको क्वेश्चन को करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि हम आंसर को समझें और समझने की कोशिश करें कि कैसे उसको स्टार्ट किया जा सकता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने कहा हमें ऐसे देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर हमारा जो आंसर है डेट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो भी होल क्यूब। तो आपने कहा क्यूब का मतलब हमारे पास एक बार, दो बार, तीन बार ये टर्म आना चाहिए। तो हमने कहा अगर वो 1 2 3 बार आना चाहिए तो हमको उतनी बार दिखना भी चाहिए ताकि हम उसको कॉमन ले पाए। तो आपने कहा उस चीज को लाने के लिए हम क्वेश्चन में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे हमें वो टर्म दिखना शुरू हो जाए। तो आपने कहा फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोले C1 टेंस टू C1 माइनस BC3, आप सोच के देखिए आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक्चुअली में हमारी सोच के पीछे लॉजिक आपका आंसर ही है जिसके थ्रू हम आपको देख रहे हैं। आपने कहा अगर इस वाले में b से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2b स्क्वायर जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज ऑलरेडी ये माइनस में है, तो जब ये माइनस में है जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आपने कहा ऐड होने से हमें फायदा ये मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। सिमिलरली बेटा दूसरा वाले स्टेप में देखो हमने दूसरा क्यों यूज किया है, आपने कहा यहां पर 2a आ रहा है, अगर इसमें हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये जो टर्म बनेगा वो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर को जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपने कहा फिर वही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म बन जाएगा। तो आपने कहा ऐसा करने से हमें दो फायदे हुए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार हमको दिखने लगा, और मैक्सिमम बार जितना हमें क्वेश्चन में दिखेगा उतना हमारे लिए क्वेश्चन ईजी होता जाएगा। तो आपने कहा इन दोनों चीजों को अप्लाई करते हैं अगर, तो आपने कहा पहला टर्म बन जाएगा ये बेटा, इसमें इसको सेपरेट किया तो ये 0 आ जाएगा बेटा, और इस वाले में इसको करेंगे, आपने कहा इसमें b से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है। तो आप देखिए जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा बेटा। ये बेटा पहला आपका कॉलम तैयार हो गया। इधर वाले में देखो बेटा C2 टेंस टू C2 प्लस AC3, आपने कहा
C2 प्लस ए C3 आपको दे रखा है, तो C3 में ए का मल्टीप्लाई करके आपको C2 से ऐड करना है। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपने कहा ये टर्म तो 0 हो जाएगा। इधर वाले में करेंगे, इधर बेटा करेंगे, ऐड करना है तो साइन तो बेटा वही के वही रहेंगे। बाकी देखिए बेटा, अब आप यहां से खुद देखिए कि जो टर्म आपका बना है इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में भी कॉमन है और सेकंड कॉलम में भी कॉमन हो सकता है। तो यानी कि फर्स्ट रो से कॉमन आएगा एक बार, फर्स्ट कॉलम से कॉमन आएगा एक बार, सेकंड कॉलम से कॉमन आएगा दूसरी बार। तो आपने कहा अगर हम 2 बार कॉमन ले लेंगे इस चीज को, तो हमारे पास बाहर 2 बार आने के कारण ये होल स्क्वायर हो गया। धीरे धीरे आप अपने आंसर के पास जाते जा रहे हैं। देखिए, आपने जब कॉमन ले लिया बेटा तो यहां पे बचेगा 1, यहां 0 और यहां b। यहां से बेटा आपने कॉमन लिया 0 1 माइनस ए, ये तो बेटा सेम का सेम रहेगा। देखो बेटा, अब आपने कहा आंसर के काफी पास तक हम पहुंच चुके हैं, हमें बस 2 जीरो की रिक्वायरमेंट थी, यहां पे 1 जीरो आ रहा है। 1 जीरो आप कहीं से और ले आइए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपने कहा उसके लिए आप सोचिए आपका काम हो गया। R3 टेंस टू R3 माइनस बी R1। हमने क्या किया बेटा, इस वाले में b से मल्टीप्लाई करके इसको नीचे से माइनस कर दिया है। तो अगर इस वाले को b से मल्टीप्लाई करके नीचे से माइनस कर दिया है तो आपने कहा यहां भी 0 आ जाएगा। यानी आपने कहा ऐसा करने से 1 0 0 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a। आपने कहा R3 टेंस टू R3 माइनस बी R1, यानी आपने इसमें b मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया है तो ये माइनस का 2b है बेटा। जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा और जब आप इसको माइनस करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, मेरे ख्याल से मेरा काम खत्म हो चुका है बेटा, बस हम इसको एक्सपेंड मारेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर लिख दे बेटा, जगह नहीं है मेरे पास। पहले से हमारे पास बाहर है ये टर्म और अब इसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर। आप देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो आपने कहा ये आपका फाइनली बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। कुल मिलाकर जो आपको आंसर लाना था वो आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से जितने भी टेढ़े क्वेश्चंस आपके हैं उनको आप डिटर्मिनेंट में कंसेप्ट की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जितनी भी अच्छी वैरायटी थी हमने आपके सामने रखी। अभी इसकी कुछ वैरायटीज और भी बची है जो आपको हम अब नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो इसकी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ये तो आपने देखे बेटा, इसमें इजीली सारे के सारे 1 1 1 क्रिएट होते जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 1 1 क्रिएट हो ही जाए, कभी कभी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है उस 1 1 1 को बनाने के लिए। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।